Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी तलाश में रहता हूँ और उनकी स्टोरी ऑफ मोटिवेशन और स्टोरी ऑफ सक्सेस जो है मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुँचाता हूँ। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो भी इन बच्चों की तरह बने, क्योंकि ये हमारा आइडियल यानी असासा है और इन बच्चों की वजह से ही हमें ये उम्मीद जो है वो हमारी उम्मीद बन जाती है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ कि ये फ़ॉरेन के टेस्ट धड़ाधड़ पास कर रहे हैं और इनकी विश यही है कि यूएसए चले जाएं, ये किसी और मुल्क चले जाएं, तो फिर ये दुख भी होता है कि देखें पाकिस्तान का जो मेन टैलेंट है वो यहाँ पसंद नहीं करता रहना। और उसकी वजह भी है क्योंकि यहाँ के हालात इस किस्म के बन चुके हैं। तो इस वक्त मैं यासिर मजीद के पास बैठा हुआ हूँ। यासिर मजीद का ताल्लुक़ जो है ये शादन लुंड से है, हमारे वसेब के हैं ये। इनके वालिद साहब का भी मैंने वीलॉग बनाया था, वो माशाल्लाह एग्जेक्टिव इंजीनियर रिटायर्ड हैं। और यासिर मजीद जो हैं इन्होंने मैट्रिक डीपीएस डिवीज़न पब्लिक स्कूल और एंड कॉलेज डीजी खां से किया था। उसके बाद फिर उन्होंने एफएससी किया, जहां अब गाज़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे उस डिग्री कॉलेज होता था। और उसके बाद जनाब इनका मेरिट पे दाखिला हो गया किंग एडवर्ड। अब देखें, किंग एडवर्ड का एक नाम है, यानी पाकिस्तान में अगर कोई टॉप का कॉलेज है तो किंग एडवर्ड, पहले कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी बन गया है वो। तो वहाँ से फिर एमबीबीएस करने के बाद यासिर को सुकून नहीं आया और ये जनाब हाउस जॉब करने के बाद इन्होंने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी अमेरिका जाने के लिए। वो भी तकरीबन इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो ये सारी बातें यासिर अपनी ज़बानी भी बताएंगे कि कैसे इनको शौक़ हुआ और किस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं। बाकी बच्चों को बताएंगे ये कि वो अगर जाना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यासिर प्लीज़ ज़रा अपनी कहानी अपनी ज़बानी ज़रा बता दें। बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम यासिर मजीद है और मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से। मेरे बेसिकली ताल्लुक़ हम लोग ओरिजिनली हैं शादन से, लेकिन हम लोग जिस तरह सेटल्ड हैं डेरा गाज़ी खान में। मैंने मैट्रिक की डिवीज़नल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज डेरा गाज़ी खान से, और उसके बाद जो मैंने एफएससी अपनी की प्री मेडिकल में, वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि अब गाज़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। उसके बाद 2015 में मतलब जब मेरी एफएससी से ग्रेजुएशन हुई तो फिर ये एंट्री टेस्ट वाला फेज़ आ गया। इसमें जो है फिर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जैसे उन्होंने कहा कि एफएससी उन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से की थी जो अब गाज़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि होता यही है कि दाखिला ये वहाँ लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डीजी खान में इम्तिहान देना है और पढ़ते फिर कहीं और हैं। तो यासिर आप ये भी बता दें कि आप फिर कौन सी एकेडमी आपने ज्वाइन की थी, कहाँ से तैयारी की थी? बिल्कुल ऐसा है कि मैंने जो अपनी इवनिंग क्लासेस होती थी एकेडमी की, वो उस वक्त किप्स एकेडमी डेरा गाज़ी खान में एक मतलब काफ़ी अच्छा उस वक्त, ये मेरे ख्याल से अभी भी ये है इधर। और एंट्री टेस्ट की तैयारी भी मैंने यहीं डीजी खान किप्स एकेडमी से ही की। और काफ़ी अच्छी टीम जो थी इनकी, मतलब इनका स्टाफ बाहर से आया था उस वक्त, तो काफ़ी अच्छी जो है ये उस वक्त उन लोगों ने तैयारी करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है फ़र्स्ट अटैम्प्ट में एंट्री टेस्ट में किंग एडवर्ड में दाखिला हुआ। और फिर 5 साल जो है एमबीबीएस की पढ़ाई में गुजर गए, 2015 से तकरीबन मतलब एंड 2015 से लेकर 2021 के स्टार्ट तक। और फिर 2021 से लेके 2022 तक मैंने वहीं मेयो हस्पताल जो कि हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने हाउस जॉब की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ग्रेजुएशन है उसमें आई ग्रेजुएटेड विद डिस्टिंक्शन इन इंटरनल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन का जो हमारा एक सब्जेक्ट है। काफ़ी सारे जिस तरह एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें जो एक सबसे बड़ा मैं कहूँगा सब्जेक्ट है, जैसे जनरल सर्जरी होगी, उसी तरह एक जनरल मेडिसिन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिस्टिंक्शन थी जब मैं फाइनल ईयर में एग्ज़ाम मैंने पास किया। फिर मैंने 1 साल की हाउस जॉब वहीं मेयो हस्पताल लाहौर में।
तो हाउस जॉब से फिर निकलते ही फिर मेरा इरादा बना कि मैं जो है अभी जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिटी ट्रेनिंग है वो इंशाल्लाह बाहर कहीं से करूं। तो उसके लिए फिर मैंने बाहर के टेस्ट जैसे अमेरिका के टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू की। तो अभी जो है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, उसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम USMLE स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव पास्ड USMLE स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब जो है बस बाकी इंशाल्लाह USMLE स्टेप 3 की तरफ सफ़र है, वो जो है अमेरिका जाके ही आगे जो है मज़ीद जो है ये एग्ज़ाम देना होता है। जो पहले 2 एग्ज़ाम्स हैं वो यहीं पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन जो तीसरा एग्ज़ाम है वो वहीं पर जाकर होता है। तो अब इसकी इंस्पिरेशन वो ये कि बस मुल्क के जो है हालात देख के जब ड्यूरिंग हाउस जॉब जब मैंने जिस तरह कहते हैं ना कि अपने सराउंडिंग एक मेडिकल इन्वायरमेंट को देखा, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को देखा, और फिर जब हम लोग अपने सीनियर्स को देखते रहे कि वो लोग भी मतलब ग्रेजुएट हो के भी घर में जॉबलेस बैठे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में तो एक क्राइसिस चल रहा है ना कि स्पेशली डॉक्टर्स की जॉब्स नहीं होती। अगर आती भी हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हॉस्पिटल में अगर 100 सीट्स हैं तो उस पर कोई 11 से 12,000 एप्लीकेंट्स होते हैं। और ये तो तस्वुर ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान में हम मेरिट के सिस्टम को कंसिडर करें कि उसके बेस पे जो है हम जो है स्टूडेंट्स को जॉब्स दें। तो फिर ये सारी जो है सिचुएशन को देख के मतलब थोड़ा सा मुल्क से भी डिसअपॉइंट हो के कि इधर मतलब अभी थोड़ा सा फ्यूचर नहीं है, तो बेहतर है आप जो है ना बाहर से ही एक ट्रेनिंग करें और फिर जो है आके इधर वापस आ जाएं, जो आप अपना क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में सर्व करना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो थी ना इंस्पिरेशन थी। अच्छा जैसे थोड़ा सा ये भी स्टूडेंट्स को बता दें कि जैसे आपने USA के टेस्ट दिए, तो आजकल क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी तो डी वैल्यू हो चुकी है, डॉलर में ज़ाहिर है वहाँ पे कितनी फ़ीस लगती है एक टेस्ट? तो टेस्ट जो है इनमें मतलब फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगती है। जो आपका एग्ज़ाम होता है, अगर मैं सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करूं तो तकरीबन $1200 हर एग्ज़ाम की जो है एक फ़ीस है। जैसे USMLE स्टेप 1 की फ़ीस होगी 1200, फिर USMLE स्टेप 2 की इसी तरह से $1200 फ़ीस है। पाकिस्तान में अगर अभी तकरीबन डॉलर चल रहा हो, मतलब जो अभी की करेंसी में मेरे ख्याल से आपके 2.5 से 3 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा इसके लिए जिस चीज़ से आप तैयारी करते हैं, जो आपका एक रेफरेंस मटेरियल होता है, क्वेश्चन बैंक होती है, तो उसकी भी आपको एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो वो आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके भी जैसे चार्जेस होते हैं, जैसे $300 से $400 या $400 से $500 डिपेंडिंग ऑन के वो 6 महीने की आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं क्वेश्चन बैंक की या 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और फिर तैयारी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप ये एग्ज़ाम जो USMLE स्टेप 1 और स्टेप 2 है, ये आप स्टूडेंट लाइफ में भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कॉमन हो गया है, क्योंकि जब हम लोग थे तब इतनी क्लियर गाइडेंस नहीं थी बाहर के एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन जब हम लोग ग्रेजुएट हो गए, हमने जूनियर्स को गाइड किया कि यार इधर पाकिस्तान में जो है अभी फ्यूचर नहीं है, आप कोशिश करें कि आप साथ साथ ना अपने टेस्ट की जो है तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड चल गया पाकिस्तान में कि बच्चे 2nd ईयर से तैयारी स्टार्ट करते हैं या 3rd ईयर से तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो 4th ईयर में आके या फाइनल ईयर में आके वो जो है अपना USMLE स्टेप 1 ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ जो है वो क्लियर कर लेते हैं। और फिर डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि US के लिए जो पाकिस्तान की हाउस जॉब है वो एक कंपल्शन नहीं है। अगर आपने की हुई है तो एक आपका मतलब एडिट्स आपकी जो CV है उसमें प्लस पॉइंट होता है, लेकिन अगर आपने हाउस जॉब नहीं की हुई तो इस चीज़ का उन्हें कोई हर्ज नहीं होता। तो काफ़ी सारे अब बच्चे इस तरह भी करते हैं कि अगर उन्होंने एग्ज़ाम एक स्टूडेंट लाइफ में पास कर लिया हो तो फिर जो है वो अपनी हाउस जॉब स्किप करके वो जल्दी से अपना दूसरा एग्ज़ाम दे के और फिर जो है वो अपनी US में ट्रेनिंग जारी शुरू कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को खुद डिसाइड करना होता है। जैसे मैं देखता था, क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में टेस्ट ये पास किया था, और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हाउस जॉब छोड़ के टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। तो मेरे ख्याल से ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को क्राइटेरिया रख के आप डिसाइड करते हैं कि आप मुल्क से बाहर ट्रेनिंग करने क्यों जा रहे हैं। तो मेरे लिए जो एक मैं कहूँगा मोटिवेटिंग पॉइंट जो मुझे मिला था वो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ में मिला था, जब मैंने पाकिस्तान के जो एक हालात देख लिए, जो हमारा मेडिकल सिस्टम अभी जिस तरह से चल रहा है, मतलब जिसमें अभी हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, हमारे पास अभी डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी के इश्यूज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों से मैं कहूँगा कि मुतासिर होकर फिर मैंने ये फ़ैसला लिया था।
अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यासिर जो है माशाल्लाह, ये सिर्फ यूएसए के टेस्ट इसने क्वालिफाई नहीं किए, बल्कि इन्होंने कोई आर्टिकल था, पता नहीं क्या था, वो इंटरनेशनल उसमें पब्लिश हुआ, फिर इनको कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने कॉल की। तो ये ज़रा क्या कहानी है, ज़रा सुना दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने ये पॉइंट याद किया। हुआ ये है कि हमने क्योंकि अब मेडिकल फील्ड इतनी ज़्यादा डाइवर्स हो चुकी है कि आप रिसर्च किए बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। स्पेशली अगर आप कहीं बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये देखते हैं कि हमें सिर्फ वो डॉक्टर नहीं चाहिए जो मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, हमें वो डॉक्टर भी चाहिए जो कि मतलब कोई ना कोई इनोवेशन की तरफ जा रहा है, मतलब उनकी फील्ड में कोई रिसर्च कर रहा है। तो जैसे हमने एक अभी रिसेंटली आर्टिकल किया था कार्डियोलॉजी की फील्ड में, और वो पब्लिश हुआ है अमेरिका में, और वो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान से मेरे ख़्याल से पहली बार कोई हमने एक ऐसी रिसर्च की है जिसमें हमने अमेरिका के जो उनका मोर्टेलिटी डेथ सर्टिफिकेट्स का डाटा है कि इस बीमारी से 1999 से लेकर 2020 तक इतने ज़्यादा जो हैं लोग जो हैं डेथ्स हुई हैं, और इसके क्या वजूहात हैं और अब हम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है अभी वह बहुत रिसेंटली पब्लिश हुआ है, और इसके जो हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली है जो हमारी पूरी टीम थी। और इसके अलावा एक और आर्टिकल जो है अभी मेरा रिसेंटली कतर में हो रही है, अभी चंद दिनों में ही, मतलब 20 से 25 नवंबर में कतर कतर हेल्थ कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनली, तो वहाँ पर भी हमने एक आर्टिकल भेजा था और वो वहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है, और वहाँ जाके जो है मैं एज अ मेडिकल डेलीगेट जा रहा हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, और उधर जो है मैंने अपना आर्टिकल जो है वहाँ ऑडियंस को प्रेजेंट करना है कि हमने ये वो किस टॉपिक से रिलेटेड था? तो ये जो आर्टिकल था ये है डायबिटीज़ के हवाले से, जो हम क्योंकि आप अगर देखें कि पाकिस्तान जो हमारी रिसेंट इस साल के वो आए हैं स्टैट्स आए हैं, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे है दुनिया में उन मुल्कों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ या शुगर के जो हैं वो मरीज़ मौजूद हैं। तो हमारा जो ये आर्टिकल था ये हमने एक शुगर के उस पर डायबिटीज़ के हवाले से हमने एक रिसर्च की, और ये जो है अभी उधर एक्सेप्ट हो गया, और इंशाल्लाह जो है मैं अगले हफ्ते जो है बिल्कुल कतर जा रहा हूँ ये अपना आर्टिकल जो है उधर प्रेजेंट करना है। अच्छा, यासिर जो है ये माशाल्लाह देखें, यूएसए की बातें इन्होंने बताई, फिर ये कतर की बात बताई, फिर देखें नई रिसर्च जो इन्होंने कार्डियोलॉजी के शोबे में की है। तो ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें तो जॉब्स की ऑफ़र फ़ौरन आना शुरू हो जाती हैं। अभी जर्मनी में आपकी जॉब की ऑफ़र हुई है, कौन सा मुल्क था? बिल्कुल ऐसे है, जर्मनी में भी मुझे एक रिसर्च जॉब की ऑफ़र हुई है, तो मैंने वहाँ मतलब उन्हें अपना जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो, अपनी सीवी मैंने भेजी, तो उन्होंने देखा कि अभी मतलब मेरा जो इस रिसर्च की फील्ड में मैं कहूँगा कि मैं बिगिनर हूँ, बिल्कुल मेरा अभी जर्नी शुरू हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं सीख रहा हूँ, और तो उधर से अभी मुझे एक ऑफ़र हुई है, तो अभी जो है मैं डिसाइड कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि मैं वहाँ भी चला जाऊँ जर्मनी जो है। तो वहाँ पे जो है रिसर्च जिस तरह से पाकिस्तान में तो हमें फंडिंग नहीं मिलती रिसर्च करने के लिए, कोई हमें लीड करने के लिए नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप पहले एक अपनी टीम बनाते हैं। जैसे अगर मैंने रिसर्च शुरू करनी है तो मैं पहले अपने जूनियर स्टूडेंट से पूछूंगा कि यार तुम लोग रिसर्च करना चाह रहे हो या नहीं, तो एक टाइम लग जाता है आपको इसमें स्टार्ट करने में भी। लेकिन अगर हम देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में तो उनके प्रॉपर इदारे बने हुए हैं जहाँ उन्हें उनकी हुकूमत फंडिंग प्रोवाइड करती है, और वो नई से नई जो है इनोवेशन लेके आते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह मैं इसे अवेल करूँगा, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आगे के जर्नी के लिए। अच्छा, जैसा कि जस्ट ब्रीफली मुझे बता दें कि डायबिटीज़ की रीज़न क्या है पाकिस्तान में इतनी क्यों फैल रही है, वजह इसकी? तो सबसे मेरे ख़्याल से जो डायबिटीज़ की जो रीज़न है पाकिस्तान में, जो आप देखें पाकिस्तान में मोटापा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आप देखें कि हमारी अवाम फिज़िकली इनएक्टिव है। यहाँ पे एक वो कल्चर नहीं प्रमोट किया जाता कि आप रोज़ाना उठें, वॉक पर जाएं, आप शाम को वॉक पर जाएं। आप देखें, हम अपनी यंग जनरेशन को देख लें, हमने मार्केट तक जाना हो तो बच्चों को मौत पड़ जाती है कि मैं पैदल नहीं जाना, मैं साइकिल पे जाऊँगा, या मैंने फिर जाना है गाड़ी पे जाना है। तो जो डायबिटीज़ है, मतलब आप एक यंग एज में आप मोटे हैं तो आपको जो है ना उस वक्त नहीं होगी, लेकिन जब आप आते हैं एज जो आपका रिस्क एज है 40s में या 50s में, तो उस वक्त जो मोटापा होता है वो जो है जो इंसान में जो है ना ये डायबिटीज़ की सिचुएशन इंड्यूस करता है। वो इस तरह से जब आपके
ऑर्गन्स पे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे जिगर पे चर्बी चढ़ गई है या मेरे कहीं भी किसी भी ऑर्गन पे, तो जो हमारे बॉडी में जो भी हम खाना कंज्यूम करते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है, और इंसुलिन जो है हमारे फिर शुगर लेवल को जो है वो करती है डाउन। तो जब हमारी बॉडी में चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेट प्रोड्यूस हो जाती है कि इंसुलिन उस पर एक्ट नहीं कर पाती। तो फिर होता ये है कि काफ़ी अर्सा बॉडी जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट से कई गुना ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है कि मैं ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करके इस शुगर को जो है ना लोअर करूँ। लेकिन फिर जैसे ही एज ज़्यादा होती है तो इंसुलिन के जो बॉडी में स्टोर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाते हैं, और तब जो है फिर इंसान में जो ये सारे अलामात हैं, और शुगर की मैं आपको बताऊं, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये बिल्कुल इनके कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है शुरू में। इंसान काफ़ी अर्सा 10-10, 15-15 साल उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें शुगर है या हमें ब्लड प्रेशर है। तो इससे बचने के लिए एक जो है मेरे ख़्याल से एक मैस मीडिया कैंपेन होनी चाहिए, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को अब वो लेना चाहिए इनिशिएटिव कि हम प्रमोट करें। आप देखें हमारे मीडिया पर जो चीज़ प्रमोट की जाती है वो ये सारे फास्ट फूड हो गया, हम मतलब ये कोल्ड ड्रिंक्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम बाकी सारी चीज़ें अनहेल्दी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर हम मतलब काफ़ी सारे जो हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक वो कल्चर नहीं है जिसमें पाकिस्तान में अपनी हेल्थ को सीरियस लिया जाए। तो पढ़े लिखे होने के बाद भी पाकिस्तान में जो हेल्थ लिटरेसी है, जहाँ लोगों को पता है कि मेरी हेल्थ की, मुझे डेली वॉक की कितनी ज़रूरत है, मेरे लिए क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ हेल्दी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है। तो ये पाकिस्तान में अभी काफ़ी ज़्यादा अनअवेयरनेस है। तो सबसे बड़ा जो कॉज है पाकिस्तान में डायबिटीज़ का, और जो मैं कहूँगा बाकी जैसे बीमारियाँ हैं जिसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो गया और दिल की बीमारियाँ, तो सबसे बड़ा जो कॉज है वो एक लैक ऑफ जिसमें हेल्थ लिटरेसी। लोग अपनी ना तो उन्हें पता है कि हमने सेहत के लिए क्या करना है और ना वो कोशिश करते हैं, और दूसरा ये कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। इंसान को जो है एक्टिव रहना चाहिए, आप डेली वॉक पर जाएँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो वॉकिंग इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। आप एक हफ़्ते में मिनिमम आपने चलना है 150 मिनट, मतलब आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, जिसमें आप थोड़े से तेज़ चल के जाएं, 30 मिनट रोज़ाना चलें, और 5 दिन के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है वो एक हफ़्ते की पूरी हो जाती है। तो अगर आप यंग एज से, या यंग एज से भी नहीं, तो अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा मोटिवेशनल टॉपिक जो है वो अब डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। अच्छा, जैसे ना आप माशाल्लाह देखें, जिसमें टैलेंट है वो उसके लिए तो मतलब जॉबलेस होना या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होना वो तो कोई मायने नहीं रखता। जैसे आप हैं माशाल्लाह, जर्मनी में आपको जॉब की ऑफ़र है, आप यूएसए जा रहे हैं, तो आप न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें ब्रीफली? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे जो आपकी जो भी अचीवमेंट होती है, सबसे पहले क्रेडिट जाता है माँ बाप को, क्योंकि ये उनकी मेहनत है, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया। तो मेरी जो भी अचीवमेंट है सारा क्रेडिट जाता है मेरे वालिदैन को, और उसके बाद क्रेडिट जाता है मेरे असातिज़ा को, जिसमें मैं 2 बंदों का नाम स्पेशली लेना चाहूँगा। जो एक टीचर थे मेरे प्राइमरी एजुकेशन में, जिनको मैं काफ़ी ज़्यादा उनका रोल है, सर बशीर, वो लिया से थे, और एक जो आगे डीपीएस में और फर्दर एफएससी में जिनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, सर सलमान शाह, फ़िज़िक्स के जो प्रोफेसर हैं। तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहना कि मैं एक ट्रिब्यूट इस इंटरव्यू के थ्रू जो है उन्हें एक तरह से पे करना चाह रहा हूँ कि मैं जो सारी अचीवमेंट्स हैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को, और ख़ास तौर पे इन 2 टीचर्स जिनका मैंने नाम मेंशन किया है, इनको जो है वो करता हूँ, क्रेडिट देता हूँ। दूसरा, अब मैं यंग जनरेशन को ये कहूँगा कि आप चाहे मेडिकल फील्ड में भी ना आए, आप किसी भी फील्ड में आएँ, लेकिन आप एक मेहनत से और ईमानदारी से काम करें। आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, और साथ आपके माँ बाप की दुआएं हों, आपके टीचर्स की दुआएं हों, तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो एक तरह से पाकिस्तान में तो एक थोड़ा सा ट्रेंड बन गया हुआ था कि आप हर बंदा मेडिकल में जाए, तो अगर आपका शौक़ नहीं है मेडिकल में आना तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि आप मेडिकल फील्ड में आए। अब दुनिया एजुकेशन के मामले में इतनी आगे चली गई है, और हर फील्ड में रिसर्च आ गई है। तो आप जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री पूरी करते हैं तो आपको फिर आइडिया हो जाता है कि मैंने आगे क्या करना है। तो इसका यही है कि आप मेहनत करें, और मेडिकल फील्ड के हवाले से मैं ये कहूँगा, क्योंकि अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है,
और इसमें ये है कि अगर आप मेरिट पर आना चाह रहे हैं तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप एफएससी में और मैट्रिक में जो है शुरू से ही आप काफ़ी अच्छे नंबर लेके आए एफएससी और मैट्रिक में, ताकि फिर आप एमकेट में भी आपको आसानी हो नंबर लेने में और आगे मेरिट पे दाखिला लेने में भी। क्योंकि अब तो यूँ समझें 0.00 समथिंग के डिफरेंस से भी बच्चे जो है ना मेरिट लिस्ट में आगे पीछे होते हैं। और 1-2% में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 96% पे कोई किंग एडवर्ड का मेरिट शुरू हुआ है तो अब तो मेरे ख्याल से 92-91 पे जो लास्ट मेडिकल कॉलेज होता है उस पर आके मेरिट ख़त्म हो जाता है। तो मेहनत करें और बस अपने आप से ऑनेस्ट रहें, अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट रहें और अपने असातिज़ा की उनकी ख़ास तौर पे आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये उनकी मेहनत है। और आप देखें वो अपना घर वगैरह छोड़ के आपको स्कूल में या एकेडमी में पढ़ा रहे होते हैं, तो उनका एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि मैं कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में रिकॉग्नाइज़ नहीं होता टीचर्स का एफ़र्ट। टीचर्स ही स्टूडेंट्स को आगे भेजते हैं। तो बस यही मेरा मैसेज है इन सब के लिए, थोड़ा सा लंबा हो गया। नहीं ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बातें की यासिर ने। यासिर को अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा खुशियाँ दे, और ऐसे बच्चों को देख के यकीन माने बड़ी रूहानी खुशी होती है, जैसे अपने बच्चों की खुशी होती है। ऐसे मुझे लगा जैसे मेरा बेटा बैठा हुआ। मतलब यासिर बहुत सारी दुआएं आपके लिए। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया अंकल, आपने टाइम निकाला। जो मैं वो बहुत लंबा वाले बात करना चाहता कि मेरा एक वो जो मैं बच्चों को पैगाम देना चाह रहा हूँ ना, वो मैंने बहुत लंबी बात कर दी है। बच्चे बीच में कहीं वो गुम ना हो जाएं कि ये नहीं, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि मेहनत करें, और आज के दौर में मेहनत के अलावा वालिदैन की खिदमत और दुआएं जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट। थैंक यू वेरी मच। वन लव। थैंक्स।